यह है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी और मैं सुना रही हूँ शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की कहानी बड़ी दीदी का चौथा भाग। तो अभी तक आपने सुरेंद्र कुमार के बारे में सुना जो कलकत्ता आ गए हैं ब्रजराज के घर में और उनकी बेटी प्रमिला को ट्यूशन पढ़ाते हैं। मनोरमा माधवी की सहेली है। माधवी भी ब्रजराज जी की बड़ी बेटी है। बहुत दिनों से उसने मनोरमा को कोई पत्र नहीं लिखा था। अपने पत्र का उत्तर न पाकर मनोरमा रूठ गई थी। आज दोपहर को कुछ समय निकालकर माधवी उसे पत्र लिखने बैठी। तभी प्रमिला ने आकर पुकारा, बड़ी दीदी। माधवी ने सिर उठाकर पूछा, क्या है रे? मास्टर साहब का चश्मा कहीं खो गया है, एक चश्मा दो। माधवी हंस पड़ी, बोली, जाकर अपने मास्टर साहब को कह दे कि क्या मैंने चश्मों की कोई दुकान खोल रखी है। प्रमिला दौड़ कर जाने लगी तो माधवी ने पुकारा, कहाँ जा रही है? उनसे कहने इसके बजाय गुमाश्ता जी को बुला ला। प्रमिला जाकर गुमाश्ता जी को बुला लाई। माधवी ने उनसे कहा, मास्टर जी का चश्मा खो गया है, उन्हें एक अच्छा सा चश्मा दिलवा दो। गुमाश्ता जी के चले जाने के बाद वो फिर मनोरमा को पत्र लिखने बैठी। पत्र के अंत में उसने लिखा, प्रमिला के लिए बाबूजी ने एक टीचर रखा है, उसे आदमी भी कह सकते हैं और छोटा बालक भी कह सकते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि इससे पहले वो घर से बाहर कभी नहीं रहा, संसार का कुछ भी नहीं जानता। अगर उसका ध्यान ना रखा जाए, उसकी देख रेख न की जाए तो पल भर भी उसका काम नहीं चल सकता। मेरा लगभग आधा समय उसने छीन रखा है। तुम्हें पत्र कब लिखूं? अगर तुम जल्दी आई तो मैं इस अकर्मण्य आदमी को दिखा दूंगी। ऐसा निकम्मा और नकारा आदमी तुमने अपने जीवन में नहीं देखा होगा। खाना दिया जाता है तो खा लेता है, वरना चुपचाप उपवास करके रह जाता है। शायद दिन भर भी उसे इस बात का ध्यान नहीं आता कि उसने खाना खाया है या नहीं। एक दिन भी वो अपना काम अपने आप नहीं कर सकता। इसलिए सोचती हूँ कि ऐसे लोग घर से बाहर निकलते ही क्यों हैं। सुना है उसके माता पिता हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि उसके माता पिता इंसान नहीं, पत्थर हैं। मैं तो शायद ऐसे आदमी को कभी आँख की ओट भी नहीं कर सकती। मनोरमा ने मजाक करते हुए उत्तर दिया, तुम्हारे पत्र से अन्य समाचारों के साथ यह भी मालूम हुआ कि तुमने अपने घर में एक बंदर पाल लिया है और तुम उसकी सीता देवी बन बैठी हो। फिर भी सावधान किए देती हूँ, तुम्हारी मनोरमा। पत्र पढ़कर माधवी उदास हो गई। उसने उत्तर में लिख दिया, तुम मुँह जली हो, इसलिए वह नहीं जानती कि किसके साथ कैसा मजाक करना चाहिए। प्रमिला ने माधवी से पूछा, तुम्हारे मास्टर का चश्मा कैसा रहा? प्रमिला ने कहा, ठीक रहा। मास्टर साहब उस चश्मे को लगातार खूब मज़े से पढ़ते हैं। चश्मे से इसी से मालूम हुआ। उन्होंने खुद कुछ नहीं कहा, नहीं कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। अच्छा है या बुरा है, नहीं कुछ नहीं कहा। माधवी का हर समय प्रफुल्लित होने वाला चेहरा पल भर के लिए उदास हो गया, लेकिन फिर तुरंत ही हंसते हुए बोली, अपने मास्टर साहब से कह देना कि अपना चश्मा फिर कहीं न खो दे। अच्छा, कह दूँगी। धत पगली, भला ऐसी बातें भी कही जाती है क्या? शायद वह अपने मन में कुछ ख्याल करने लगे। तो फिर कुछ भी ना कहूँ? हाँ, कुछ मत कहना। शिवचंद्र माधवी का भाई है। एक दिन माधवी ने उससे पूछा, जानते हो प्रमिला के मास्टर रात दिन क्या पढ़ते रहते हैं? शिवचंद्र बीए में पढ़ता था। प्रमिला के तुच्छ मास्टर जैसों को वह कुछ समझता ही नहीं था।
उपेक्षा से बोला, कुछ नाटक उपन्यास पढ़ते रहते होंगे और क्या पढ़ेंगे। लेकिन माधवी को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसने प्रमीला के द्वारा सुरेंद्र की एक पुस्तक चोरी से मंगवा ली और अपने भाई के हाथ में देकर बोली, मुझे तो यह नाटक या उपन्यास नहीं दिखता, बेस्ट सेलर किताबें ऑनलाइन खरीदी हुई लगती है। शिवचंद्र ने सारी पुस्तक उलट पुलट कर देखी, लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। बस इतना ही समझ पाया कि वह इस पुस्तक का एक भी अक्षर नहीं जानता और यह कोई गणित की पुस्तक है। लेकिन बहन के सामने अपने सम्मान नष्ट करने की इच्छा नहीं हुई। उसने कहा, यह गणित की पुस्तक है, स्कूल में छोटी क्लासों में पढ़ाई जाती है। दुखी होकर माधवी ने पूछा, क्या यह किसी ऊंची क्लास की पुस्तक नहीं है? क्या कॉलेज में पढ़ाई जाने वाली पुस्तक नहीं है? शिवचंद्र ने रूखे स्वर में उत्तर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस दिन से शिवचंद्र सुरेंद्र नाथ के सामने कभी नहीं पढ़ता। उसके मन में यह डर बैठ गया था, कहीं ऐसा ना हो कि वह कोई बात पूछ बैठे जिससे सारी बातें खुल जाएं और फिर पिता की आज्ञा से उसे भी सवेरे प्रमीला के साथ मास्टर साहब के पास कॉपी पेंसिल लेकर बैठना पड़े। कुछ दिन बाद माधवी ने पिता से कहा, बाबूजी, मैं कुछ दिन के लिए काशी जाऊंगी। ब्रजबाबू चिंतित हो उठे। क्यों बेटी, तुम काशी चली जाओगी तो इस गृहस्थी का क्या होगा? माधवी हंसकर बोली, मैं लौट आऊँगी, हमेशा के लिए थोड़े ही जा रही हूँ। माधवी तो हंस पड़ी, लेकिन पिता की आंखें चलक उठी। माधवी ने समझ लिया कि ऐसा कहना उचित नहीं हुआ। बात संभालने के लिए बोली, सिर्फ कुछ दिन घूम आऊँगी तो चली जाओ, लेकिन बेटी यह गृहस्थी तुम्हारे बिना नहीं चलेगी। मेरे बिना गृहस्थी नहीं चलेगी? चलेगी क्यों नहीं बेटी, ज़रूर चलेगी, लेकिन उसी तरह जिस तरह पतवार के टूट जाने पर नाव बहाव की ओर चलने लगती है। लेकिन काशी जाना बहुत ही आवश्यक था। वहाँ उसकी विधवा ननंद अपने इकलौते बेटे के साथ रहती है। उसे एक बार देखना जरूरी है। काशी जाने के दिन उसने हर एक को बुलाकर गृहस्थी का भार सौंप दिया। किसी दासी को बुलाकर पिता, भाई और प्रमीला की विशेष रूप से देखभाल करने की हिदायत दी, लेकिन मास्टर साहब के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा। ऐसा उसने भूल कर साहब के बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, ऐसा बल्कि जानबूझकर कहा था। इस समय उस पर उसे गुस्सा आ रहा था। माधवी ने उसके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन इस समय उसने मुंह से एक भी शब्द कहकर कृतज्ञता प्रकट नहीं की। इसलिए माधवी विदेश जाकर इस निकम्मे संसार से अनजान और उदासीन मास्टर को जतलाना चाहती है कि मैं भी कोई चीज़ हूँ। जरा सा मजाक करने में हर्जी क्या है, यह देख ले कि हानि ही क्या है। उसके यहाँ ना होने पर मास्टर के दिन किस तरह कटते हैं, इसलिए वह काशी जाते समय किसी से सुरेंद्र के संबंध में कुछ भी नहीं कह गई। सुरेंद्र नाथ उस समय कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। प्रमीला ने कहा, रात को बड़ी बहन काशी चली गई। प्रमीला की बात उसके कानों तक नहीं पहुंची। उसने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन 3 दिन के बाद जब उसने देखा 10 बजे भोजन के लिए कोई आग्रह नहीं करता, किसी दिन 1 और 2 बज जाते हैं। नहाने के बाद धोती पहनते समय पता चलता है कि धोती पहले की तरह साफ़ नहीं है। जलपान की प्लेट पहले की तरह सजाई हुई नहीं है। रात को गैस की चाबी बंद करने के लिए अब कोई नहीं आता। पढ़ने की झोंक में रात के 2-3 बज जाते हैं। सुबह जल्दी नींद नहीं खुलती, उठने में देर हो जाती है। दिन भर नींद आँखों की पलकें छोड़कर जाना ही नहीं चाहती और शरीर मानो बहुत शिथिल हो गया था। तब उसे पता चला कि इस गृहस्थी में कुछ परिवर्तन हो गया है। जब इंसान को गर्मी महसूस होती है तब वह पंखे की तलाश करता है। सुरेंद्र नाथ ने पुस्तक पर से नज़र हटाकर प्रमीला से, क्यों प्रमीला, क्या बड़ी बहन यहाँ नहीं है? उसने कहा, वो काशी गई है। ओ, तभी तो। 2 दिन के बाद उसने अचानक प्रमीला की ओर देखकर पूछा, बड़ी बहन कब आएगी? सुरेंद्र नाथ ने फिर पुस्तक की ओर ध्यान लगा दिया और 5 दिन बीत गए। सुरेंद्र नाथ ने पेंसिल पुस्तक के ऊपर रखकर पूछा, प्रमीला,
1 महीने में और कितने दिन बाकी हैं? बहुत दिन। पेंसिल उठाकर सुरेंद्रनाथ ने चश्मा उतारा, उसके दोनों शीशे साफ किए, फिर खाली आंखों से पुस्तक की ओर देखने लगा। दूसरे दिन उसने पूछा, प्रमिला, तुम बड़ी बहन की को चिट्ठी नहीं लिखती? लिखती क्यों नहीं? जल्दी आने के लिए नहीं लिखा? नहीं। सुरेंद्रनाथ ने गहरी सांस लेकर कहा, तभी तो। प्रमिला बोली, मास्टर साहब, अगर बड़ी बहन आ जाए तो अच्छा होगा। हाँ, अच्छा होगा। आने के लिए लिख दूँ? हाँ, लिख दो। आपके बारे में भी लिख दूँ? लिख दो। उसे ऐसा लिख दूँ कहने में किसी प्रकार की दुविधा महसूस नहीं हुई, क्योंकि वह कोई भी लोक व्यवहार नहीं जानता। उसकी समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आई कि बड़ी बहन से आने के लिए अनुरोध करना उसके लिए उचित नहीं है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन जिसके न रहने से उसे बहुत कष्ट होता है, जिसके न होने से उसका काम नहीं चलता, उसे आने के बाद डरा भी अनुचित प्रतीत नहीं हुआ। इस संसार में जिन लोगों में कौतूहल कम होता है, वो साधारण मानव समाज से कुछ बाहर होते हैं। जिस दिल में साधारण लोग रहते हैं, उस दिल के साथ उन लोगों का मेल नहीं बैठता। साधारण लोगों के विचारों से उनके विचार नहीं मिलते। सुरेंद्रनाथ के स्वभाव में कौतूहल शामिल नहीं है। उसे जितना मानना आवश्यक होता वो बस उतना ही जानने की चेष्टा करता। इससे बाहर अपनी इच्छा से एक कदम भी नहीं रखना चाहता। उसके लिए उसे समय भी नहीं मिल पाता, इसलिए उसे बड़ी बहन के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। इस परिवार में उसके इतने दिन बीत गए। 3 महीनों तक अपना सारा भार बड़ी दीदी पर छोड़कर अपने दिन बड़े सुख से बिता दिए, लेकिन उसके मन में ये जानने की रस्सी भर हुई जिज्ञासा नहीं हुई कि बड़ी दीदी नाम का प्राणी कैसा है, कितना बड़ा है, उसकी उम्र क्या है, देखने में कैसा है, उसमें क्या क्या गुण हैं, वो कुछ भी नहीं जानता। जानने की इच्छा भी नहीं हुई और कभी ध्यान भी नहीं आया। सब लोग उसे बड़ी दीदी कहते हैं, सो वो भी बड़ी दीदी कहता है। सभी उसे स्नेह करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, वो भी करता है। उसके पास संसार की हर वस्तु का भंडार भरा पड़ा है, जो भी मांगता है उसे मिल जाता है। यदि उसके भंडार में से सुरेंद्र ने कुछ लिया है तो इसमें अचंभे की बात कौन सी है? बादलों का काम जिस तरह पानी बरसाना है, उसी तरह बड़ी दीदी का काम सब पे स्नेह बरसाना है, सबकी खोज खबर रखना है। जिस समय वर्षा होती है उस समय जो भी हाथ बढ़ाता है उसी को जब मिल जाता है। बड़ी दीदी के सामने हाथ फैलाने पर जो मांगो मिल जाता है, जैसे वो भी बादलों की तरह नेत्रों, कामनाओं, आकांक्षाओं से रहित है। अच्छी तरह विचार करके उसने अपने मन में इसी प्रकार की धारणा बना रखी है। आज भी वो जान गया है कि उनके बिना उसका काम एक पल भी नहीं चल सकता। वो जब अपने घर था तब या तो अपने पिता को जानता था या विमाता को। वो ये भी समझता था कि उन दोनों के कर्तव्य क्या हैं। किसी बड़ी दीदी के साथ उसका कभी परिचय नहीं हुआ था, और जब से परिचय हुआ तब से उसने ऐसा ही समझा है। लेकिन बड़ी दीदी नाम के व्यक्ति को न तो वह जानता है न पहचानता है। वो केवल उनके नाम को जानता है, नाम को पहचानता है। व्यक्ति का जैसे कोई महत्व ही नहीं है, नाम ही सब कुछ है। लोग जिस प्रकार अपने इष्ट देवता को नहीं देख पाते, केवल नाम से ही परिचित होते हैं, उसी नाम के आगे दुख और कष्ट के समय अपना संपूर्ण हृदय खोल कर रख देते हैं। नाम के आगे घुटने टेक कर दया की भिक्षा मांगते हैं। आँखों में आंसू आते हैं तो पोंछ डालते हैं और फिर सूनी सूनी नज़रों से किसी को देखना चाहते हैं, लेकिन दिखाई नहीं देता। अस्पष्ट जिह्वा केवल 2-1 अस्फुट शब्दों का उच्चारण करके ही रुक जाती है। ठीक इसी प्रकार दुख पाने पर सुरेंद्रनाथ स्फुट शब्दों में पुकार उठा, बड़ी दीदी। तब तक सूर्य अब उदय नहीं हुआ था, केवल आकाश में पूर्वी छोर पर उषा की लालिमा ही फैली थी। प्रमिला ने आकर सोए हुए सुरेंद्रनाथ का गला पकड़कर पुकारा, मास्टर साहब। सुरेंद्रनाथ की नींद से बोझिल पलकें खुल गई। क्या है प्रमिला? बड़ी दीदी आ गई। सुरेंद्रनाथ उठकर बैठ गया। प्रमिला का हाथ पकड़कर बोला, चलो देख आएं। बड़ी दीदी को देखने की इच्छा उसके मन में किस तरह पैदा हुई कहा नहीं जा सकता,
और यह भी समझ में नहीं आता कि इतने दिनों बाद यह इच्छा क्यों पैदा हुई। प्रमीला का हाथ थामकर आंखें मलता हुआ अंदर चला गया। माधवी के कमरे के सामने पहुंचकर प्रमीला ने पुकारा, बड़ी दीदी। मास्टर साहब वो दोनों कमरे में पहुंच चुके थे। माधवी हड़बड़ाकर खड़ी हो गई और सिर पर एक हाथ लंबा घूंघट खींचकर जल्दी से एक कोने में खिसक गई। सुरेंद्र नाथ ने कहा, बड़ी दीदी तुम्हारे चले जाने पर मैं बहुत कष्ट। माधवी ने घूंघट की आड़ में अत्यंत लज्जा के कारण अपनी जीभ काटकर मन ही मन कहा, छी छी, तुम्हारे चले जाने पर। माधवी मन ही मन कह उठी, कितनी लज्जा की बात है। फिर धीरे से बड़ी नरमी से बोली, प्रमीला मास्टर साहब से बाहर जाने के लिए कह दे। प्रमीला छोटी होने पर भी अपनी बड़ी दीदी के व्यवहार को देख समझ गई कि यह काम अच्छा नहीं हुआ। बोली, चलिए मास्टर साहब। सुरेंद्र कुछ देर हक्का बक्का खड़ा रहा, फिर बोला, चलो। वो अधिक बातें करना नहीं जानता था और अधिक बातें करना भी नहीं चाहता था, लेकिन दिन भर बादल छाए रहने के बाद जब सूर्य निकलता है तो जिस तरह सब लोग उसकी ओर देखने लगते हैं और पल भर के लिए उन्हें इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि सूर्य को देखना उचित नहीं है या उसकी ओर देखने से उसकी आंखों में पीड़ा होगी, ठीक उसी प्रकार एक मास तक बादलों से घिरे आकाश के नीचे रहने के बाद जब पहले सूर्य चमका तो सुरेंद्र नाथ बड़ी उत्सुकता और प्रसन्नता से उसे देखने के लिए चला गया था, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि इसका परिणाम यह होगा। उसी दिन से उसकी देखरेख में कुछ कमी होने लगी। माधवी कुछ लजाने लगी क्योंकि इस बात को लेकर बिंदुमती मौसी कुछ हंसी थी। सुरेंद्र नाथ भी कुछ संकुचित सा हो गया था। वो महसूस करने लगा था कि बड़ी दीदी का असीमित भंडार अब सीमित हो गया है। बहन की देखरेख और माता का स्नेह उसे नहीं मिल पाता, कुछ दूर दूर रहकर हट जाता है। एक दिन उसने प्रमीला से पूछा, बड़ी दीदी मुझसे कुछ नाराज़ हैं? हाँ, क्यों भला? आप उस दिन घर के अंदर इस तरह क्यों चले गए थे? जाना नहीं चाहिए था क्या? इस तरह जाना होता है कहीं? बहन मुझसे नाराज़ हुई थी। सुरेंद्र नाथ ने पुस्तक बंद करके कहा, यही तो। एक दिन दोपहर को बादल घिराए और खूब जोरों की वर्षा हुई। ब्रजराज बाबू आज 2 दिन से मकान पर नहीं है, अपनी ज़मींदारी देखने गए हैं। माधवी के पास कोई काम नहीं था। प्रमीला बहुत शरारतें कर रही थी। माधवी ने कहा, प्रमीला अपनी किताब ला, देखूं तो कहाँ तक पढ़ी है। प्रमीला एकदम काठ हो गई। माधवी ने कहा, जा किताब ले आ, रात को लाऊंगी। नहीं, अभी ला। बहुत ही दुखी मन से प्रमीला किताब लेने चली गई और किताब लाकर बोली, मास्टर साहब कुछ नहीं पढ़ाते, खुद ही पढ़ते रहते हैं। माधवी उससे पूछने लगी। आरंभ से अंत तक सब कुछ पूछने पर वह समझ गई, सचमुच मास्टर साहब ने कुछ नहीं पढ़ाया है, बल्कि पहले जो कुछ पढ़ा था मास्टर लगने के बाद 3-4 महीने में प्रमीला उसे भूल गई। माधवी ने नाराज़ होकर बिंदु को बुलाया। बिंदु, मास्टर साहब से पूछ कर आ कि इतने दिनों तक प्रमीला को कुछ भी क्यों नहीं पढ़ाया। बिंदु जिस समय पूछने गई उस समय मास्टर साहब किसी प्रॉब्लम पर विचार कर रहे थे। बिंदु ने कहा, मास्टर साहब बड़ी दीदी पूछ रही हैं कि आपने प्रमीला को कुछ पढ़ाया क्यों नहीं। लेकिन मास्टर साहब को कुछ सुनाई नहीं दिया। मास्टर साहब क्या है? बड़ी दीदी कहती हैं। क्या कहती हैं? प्रमीला को पढ़ाया क्यों नहीं? अनमने भाव से उसने उत्तर दिया, अच्छा नहीं लगता। बिंदु ने सोचा यह तो कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए उसने यह जाकर माधवी को बता दिया। माधवी का गुस्सा और बढ़ गया। उसने नीचे जाकर दरवाजे की आड़ में खड़े होकर बिंदु से पूछवाया, प्रमीला को बिल्कुल ही क्यों नहीं पढ़ाया? 2-3 बार पूछे जाने पर सुरेंद्र ने कहा, मैं नहीं पढ़ा सकूँगा। माधवी सोचने लगी, यह क्या कह रहे हैं? बिंदु ने कहा, तो फिर आप यहाँ किस लिए रहते हैं? यहाँ ना रहूँ तो कहाँ जाऊँ? तो फिर पढ़ाया क्यों नहीं? सुरेंद्र नाथ को अब होश आया, घूम कर बैठ गया और बोला, क्या कहती हो? बिंदु ने जो कहा था उसे दोहराया, वह पढ़ती ही है, लेकिन आप भी कुछ देखते हैं? नहीं, मुझे समय नहीं मिलता। तो फिर किस लिए इस घर में रहते हैं? सुरेंद्र नाथ चुप होकर इस बात पर विचार करने लगा। तो फिर आप उसे नहीं पढ़ा सकेंगे? नहीं, मुझे पढ़ाना अच्छा नहीं लगता। माधवी ने अंदर से कहा, अच्छा तो बिंदु पूछो, फिर वो इतने दिन से यहाँ क्या कर रहे हैं?
बिंदु ने कह दिया। सुनते ही सुरेंद्रनाथ प्रॉब्लम वाला जाल एकदम छिन्न भिन्न हो गया। वो दुखी हो उठा। कुछ सोचकर बोला, यह तो मुझसे बड़ी भूल हो गई। इस तरह लगातार 4 महीने तक भूल? हाँ, वही तो देख रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का इतना ख्याल नहीं था। दूसरे दिन प्रमीला पढ़ने नहीं आई। सुरेंद्रनाथ ने भी कोई ध्यान नहीं दिया। प्रमीला तीसरे दिन भी नहीं आई। वह दिन यूं ही बीत गया। जब चौथे दिन भी सुरेंद्रनाथ ने प्रमीला को नहीं देखा तो एक नौकर से कहा, प्रमीला को बुला लाओ। नौकर ने अंदर से वापस आकर कहा, अब वह आपसे नहीं पढ़ेगी तो फिर किससे पढ़ेगी? नौकर ने अपनी समझ लगाकर कहा, दूसरा मास्टर आएगा। उस समय लगभग 9 बजे थे। सुरेंद्रनाथ ने कुछ देर सोचा और 2-3 किताबें बगल में दबाकर उठाया, चश्मा खाने में बंद करके मेज पर रख दिया, धीरे धीरे वहाँ से चल दिया। नौकर ने पूछा, मास्टर साहब इस समय कहाँ जा रहे हैं? बड़ी दीदी से कह देना मैं जा रहा हूँ। क्या आप नहीं आएंगे? लेकिन सुरेंद्रनाथ ये सुन नहीं पाया। बिना कोई उत्तर दिए फाटक से निकल गया। 2 बज गए लेकिन सुरेंद्रनाथ लौट कर नहीं आया। उस समय नौकर ने जाकर माधवी को बताया कि मास्टर साहब चले गए। कहाँ गए हैं? ये तो मैं नहीं जानता। 9 बजे ही चले गए थे। चलते समय मुझसे कह गए थे कि बड़ी दीदी से कह देना कि मैं जा रहा हूँ। ये क्या है, बिना खाए पिए चले गए? माधवी बेचैन हो उठी। उसने सुरेंद्रनाथ के कमरे में जाकर देखा, सारी चीज़ें ज्यों की त्यों रखी है। मेज के ऊपर खाने में बंद किया चश्मा रखा है, केवल कुछ किताबें नहीं हैं। शाम हो गई, फिर रात हो गई, लेकिन सुरेंद्र नहीं लौटा। दूसरे दिन माधवी ने नौकरों को बुलाकर कहा, अगर मास्टर साहब का पता लगाकर ले आओगे तो 10-10 रुपये इनाम में मिलेंगे। इनाम के लालच में वो लोग चारों ओर दौड़ पड़े, लेकिन शाम को लौटकर बोले, कहीं पता नहीं चला। प्रमीला ने रोते हुए पूछा, बड़ी दीदी वो क्यों चले गए? माधवी झिड़क कर बोली, बाहर जा, रो मत। 3 दिन करके जैसे जैसे दिन बीतने लगे माधवी की बेचैनी बढ़ने लगी। बिंदु ने कहा, बड़ी दीदी भला इसके लिए इतनी खोज और तलाश क्यों? क्या कलकत्ता शहर में कोई और मास्टर नहीं मिलेगा? माधवी झल्ला कर बोली, चल दूर हो। एक आदमी हाथ में बिना एक पैसा लिए चला गया है और तू कहती है तलाश क्यों हो रही है? यह कैसे पता चला कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है? मैं जानती हूँ, लेकिन तुझे इन सब बातों से क्या मतलब? बिंदु चुप हो गई। धीरे धीरे 1 सप्ताह बीत गया। सुरेंद्र लौट कर न आया। तो माधवी ने एक तरह जैसे अन्न जल का त्याग कर दिया था। उसे ऐसा लगता था जैसे सुरेंद्र भूखा है। जो चीज़ घर में नहीं मांग के खा सकता वो बाहर दूसरे से क्या कभी खाएगा? उसे पूरा पूरा विश्वास था कि सुरेंद्र के पास खरीद कर कुछ खाने के लिए पैसे नहीं हैं, भीख मांगने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए या तो छोटे बालकों जैसी असहाय अवस्था में फुटपाथ पर बैठा रो रहा होगा या किसी पेड़ के नीचे किताबों पर सिर रखे सो रहा होगा। जब ब्रज बाबू लौट कर आए, उन्होंने सारा हाल सुना तो माधवी से बोले, बेटी ये काम अच्छा नहीं हुआ। कष्ट के मारे माधवी अपने आंसू नहीं रोक पाई। उधर सुरेंद्रनाथ सड़कों पर घूमता रहा। 3 दिन तो बिना कुछ खाए बिता दिया। नल के पानी में पैसे नहीं लगते, इसलिए जब भूख लगती पेट भर नल से पानी पी लेता। एक दिन रात को भूख और थकान से निढाल हो काली घाट की तरफ जा रहा था। कहीं सुन लिया था वहाँ खाने को मिलता है। अंधेरी रात थी, आकाश में बादल घिरे थे। चौरंगी मोड़ पर एक गाड़ी उसके ऊपर आ गई। गाड़ीवान ने किसी तरह घोड़े की रफ्तार रोक ली, इसलिए सुरेंद्र के प्राण तो नहीं गए, लेकिन सीने और बगल में बहुत गहरी चोट लग जाने से बेहोश होकर गिर पड़ा। पुलिस उसे गाड़ी पर बैठाकर अस्पताल ले गई। 4-5 दिन बेहोशी की हालत में बीतने के बाद एक दिन रात को उसने आंखें खोलकर पुकारा, बड़ी दीदी। उस समय मेडिकल कॉलेज का एक छात्र ड्यूटी पर था। सुनकर आ खड़ा हुआ। सुरेंद्र ने पूछा, बड़ी दीदी आई हैं? कल सवेरे आएंगी। दूसरे दिन सुरेंद्र को होश आ गया, लेकिन उसने बड़ी दीदी की बात नहीं की। बहुत तेज़ बुखार होने के कारण दिन भर छटपटाते रहने के बाद उसने एक आदमी से पूछा, क्या मैं अस्पताल में हूँ? हाँ। क्यों? आप गाड़ी के नीचे दब गए थे। बचने की आशा तो है? क्यों नहीं?
दूसरे दिन उसी छात्र ने आकर पूछा, यहाँ आपका कोई परिचित या रिश्तेदार है? कोई नहीं। तब उस दिन रात को आप बड़ी दीदी कहकर किसे पुकार रहे थे? क्या वो यहाँ है? है, लेकिन वह आ नहीं सकेगी। मेरे पिताजी को समाचार भेज सकते हैं? हाँ, भेज सकता हूँ। सुरेंद्र नाथ ने अपने पिता का पता बता दिया। उस छात्र ने उस दिन उन्हें पत्र लिख दिया। इसके बाद बड़ी दीदी का पता लगाने के लिए पूछा, अगर स्त्रियां आना चाहें तो बड़े आराम से आ सकती हैं, हम लोग उनकी व्यवस्था कर सकते हैं। आपकी बड़ी दीदी का पता मालूम हो जाए तो उनके पास भी समाचार भेज सकते हैं। सुरेंद्र नाथ ने कुछ देर सोचने के बाद ब्रज बाबू का पता बता दिया। मेरा मकान ब्रज बाबू के मकान के पास ही है। आज मैं उन्हें आपके बारे में बता दूंगा। अगर वह चाहेंगे तो देखने के लिए आ जाएंगे। सुरेंद्र ने कुछ नहीं कहा। उसने मन ही मन समझ लिया था कि बड़ी दीदी का आना असंभव है, लेकिन छात्र ने दया करके ब्रज बाबू के पास समाचार पहुंचा दिया। ब्रज बाबू ने चौंक कर पूछा, बच तो जाएगा ना? बच जाएगा? हाँ, पूरी आशा है। ब्रज बाबू ने घर के अंदर जाकर अपनी बेटी से कहा, माधवी, जो सोचा था वही हुआ। सुरेंद्र गाड़ी के नीचे दब जाने के कारण अस्पताल में है। माधवी का समूचा व्यक्तित्व कांप उठा। उसने तुम्हारा नाम लेकर बड़ी दीदी कहकर पुकारा था। उसे देखने चलोगी? उसी समय पास वाले कमरे में प्रमिला ने न जाने क्या गिरा। खूब जोर से झंझनाहट की आवाज़ हुई। माधवी दौड़कर उस कमरे में चली गई। कुछ देर बाद लौटकर बोली, आप देख आइए, मैं नहीं जा सकूंगी। ब्रज बाबू दुखी भाव से कुछ मुस्कुराते हुए बोले, अरे वो जंगल का जानवर है, उसके ऊपर क्या गुस्सा करना चाहिए। माधवी ने कोई उत्तर नहीं दिया। ब्रज बाबू अकेले ही सुरेंद्र को देखने चले गए। देखकर बहुत दुखी हुए बोले, अगर तुम्हारे माता पिता के पास खबर भेज दी जाए तो कैसा रहे? खबर भेज दी है, कोई डर की बात नहीं। उनके आते ही मैं सारा इंतजाम कर दूंगा। रुपए पैसे की बात सोचकर ब्रज बाबू ने कहा, मुझे उन लोगों का पता बता दो जिससे मैं ऐसा इंतजाम कर दूं कि उन लोगों को यहाँ आने में कोई असुविधा ना हो। लेकिन सुरेंद्र इन बातों को अच्छी तरह न समझ सका। बोला, बाबूजी आ जाएंगे, उन्हें कोई असुविधा नहीं होगी। ब्रज बाबू ने घर लौटकर माधवी को सारा हाल सुना दिया। तब से ब्रज बाबू रोजाना सुरेंद्र को देखने के लिए अस्पताल जाने लगे। उनके मन में उसके लिए स्नेह पैदा हो गया था। एक दिन लौटकर बोले, माधवी, तुमने ठीक समझा था। सुरेंद्र के पिता बहुत धनवान हैं। कैसे मालूम हुआ? उसके पिता बहुत बड़े वकील हैं। वो कल रात आए हैं। सुरेंद्र घर से भाग आया था। क्यों? उसके पिता के साथ आज बातचीत हुई। उन्होंने सारी बातें बताई। इसी वर्ष उसने पश्चिम के एक विश्वविद्यालय से सर्वोच्च सम्मान के साथ एमए पास किया है। वो विलायत जाना चाहता था, लेकिन लापरवाह और उदासीन प्रकृति का लड़का है। पिता को विलायत भेजने का साहस नहीं हुआ, इसलिए नाराज होकर घर से भाग आया था। अच्छा हो जाने पर वो उसे घर ले जाएंगे। निश्वास रोककर उमड़ते हुए आंसुओं को पीकर माधवी ने कहा, यही अच्छा है। ये कहानी आप सुन रहे थे बड़ी दीदी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का चौथा भाग। आप सुनेंगे फिर हम अगले भाग में। ज़रा लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाइए। नमस्कार दोस्तों।